नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का कल शनिवार 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस मुबारक मौके पर कहीं चीते लाए जा रहे हैं तो कहीं गोल्ड और मछली बांटी जाने वाली है। गोल्ड और मछली की बात सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये बात सच है। बीजेपी गोल्ड और मछली बांटने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बीजेपी के तमिलनाडु की यूनिट 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां बांटेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु बीजेपी ने कहा है कि मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को वो 2 ग्राम की सोने की अंगूठी देगी। इसके अलावा पीएम मोदी के जन्मदिन पर 720 किलोग्राम मछली भी बांटी जाएगी। मछली पालन और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हमने चेन्नई के सरकारी RSRM अस्पताल की पहचान इस काम के लिए की है। इस अस्पताल में 17 सितंबर को पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। उन्होंने कहा, ये फ्रीबीज नहीं है, हम सिर्फ उस दिन पैदा हुए बच्चों का स्वागत करके अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। मछली पालन मंत्री ने कहा कि हमने 720 किलो मछली देने के लिए मुख्यमंत्री MK स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र को चुना है। उधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास कूनो पालमपुर सफारी के लिए अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते मंगाए गए हैं, जिन्हें मोदी के जन्मदिन पर इस सफारी में छोड़ा जाएगा। इस काम को मोदी खुद अंजाम देंगे। मोदी अपने जन्मदिन पर इस सफारी में जाने वाले हैं। वहां एक कार्यक्रम भी इस संबंध में रखा गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि चीते आने से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। फ्रीबीज पर हमलावर रहने वाले पीएम मोदी के जन्मदिन पर सोने की अंगूठी बांटे जाने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अभी हमारा देश पिछले 1 साल की सबसे भीषण बेरोजगारी में उलझा हुआ है। भुखमरी के मामले में भारत की खतरनाक स्थिति है। हम 116 देश में 101 नंबर पर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी की मौज अलग है। उत्सव मनाया जा रहा है, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को कहा कि SCO सदस्य देशों को ट्रांजिट राइट्स और कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी और युद्ध जैसे हालात में आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के मद्देनज़र ये ज़रूरी है। समझा जाता है कि उनका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर था। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। PM मोदी ने कहा कि सदस्य देशों को बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे को ट्रांजिट राइट्स देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय समूह में बेहतर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी और यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के बाद वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पैदा हुआ है। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का जिक्र किया। पीएम मोदी ने युद्ध का जिक्र करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। बता दें, इस साल फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। हालांकि भारत ने अभी तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है, लेकिन वो बातचीत के माध्यम से संकट के समाधान की वकालत करता रहा है। SCO समिट के दौरान समरकंद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने मुलाकात की। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मुलाकात का फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दोनों नेताओं ने भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार में हुई बढ़ोतरी की सराहना की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से जरूर मुकाबला कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें और मजबूत होना होगा। सत्य हिंदी के कार्यक्रम में आशुतोष से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और कांग्रेस की कमियां गिनाते हुए उन पर कैसे काम किया जा रहा है वो भी बताया। जयराम रमेश ने कहा कि हम इस हालत में बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम इतिहास और विरासत के आधार पर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने माना कि थोड़ी सुस्ती आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन एक हाथी के तरीके से है, बड़ा संगठन है। हाथी धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब हाथी को तेज चलना होता है तो तेज भी चलता है। जयराम रमेश ने आशुतोष की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे संगठन में नकारात्मकता बढ़ गई थी, हम साइकोलॉजिकल जंग हार गए थे। हमारे ही नेता गलत संदेश पहुंचाते थे, इससे हमें निपटना था। हमारे संगठन में एक नई ऊर्जा जगाने की जरूरत पड़ी कि ठीक है, हमें लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हम जीत सकते हैं। सत्य हिंदी के कार्यक्रम आशुतोष की बात में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्राथमिक मकसद था। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ये पद यात्रा जादू की छड़ी नहीं है, ये ईमानदार पद यात्रा है। हम एक ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं।
ये छोटी बात नहीं है कि 5 महीने तक पदयात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं को सरकार चलानी आती है लेकिन विपक्ष में रहना नहीं जानते। हमको जन जागरण आंदोलन बहुत अजीब सा लगता था, लेकिन अब हम सीख रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी राहुल गांधी कैंपेन करने जाएंगे। जिस दिन वो जाएंगे उस दिन पदयात्रा को विराम दिया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल गांधी उसके लिए जीपीएस का काम करेंगे, उसे रास्ता दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, किसी न किसी विवाद से उसे जोड़ा जा रहा है। कोलम में एक सब्जी विक्रेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे धमकाकर जबरन 2000 रुपए का डोनेशन मांगने की कोशिश की। इस तरह का वीडियो बीजेपी नेताओं ने वायरल किया। वहीं केरल कांग्रेस ने उन 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के लुटेरे अब सब्जी वाले को लूटने लगे। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टैग करते हुए कड़ा जवाब दिया। सुप्रिया ने अपने ट्वीट में लिखा है, वो गोवा वाले लूट और घोटाले के बारे में कुछ बोलिए ना स्मृति जी, चुप्पी चुभ रही है आपकी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह अब औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लेंगे। वो सोमवार को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही उनकी पार्टी का भी बीजेपी में विलय हो जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बालियावाल के हवाले से खबर दी है। प्रीतपाल सिंह के अनुसार कैप्टन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। उनके अलावा कुछ पूर्व विधायक और कुछ पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निशाना साधा है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि जो कुछ भी सरकार में किया जा रहा है उसको तय करने के लिए दिल्ली में केजरीवाल के पास भेजा जाता है। उन्होंने भगवंत मान को बेचारा और गरीब बताते हुए कहा, वो गरीब सीएम को काम नहीं करने दे रहे हैं। देश में पहली बार कोई सरकार इस तरह काम कर रही है। हर बड़ा आदेश केजरीवाल द्वारा पारित किया जाता है और चड्ढा द्वारा लागू किया जाता है। सीएम को उस आदेश पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ये शर्मनाक है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। ये पंजाब के लिए दुख की बात है। केजरीवाल को कैसे पता, चड्ढा को क्या पता, क्या वो कभी पंजाब में रहे हैं? कैप्टन ने कहा कि सभी को समय लगता है। पंजाब की राजनीति में ये मेरा 52वां साल है। मैं अभी भी सीख रहा हूं कि राज्य में क्या होता है और माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में क्या समस्याएं हैं। अगर चड्ढा कहते हैं कि उन्हें पंजाब के बारे में सब कुछ पता है तो ये पूरी तरह झूठ है। वो कुछ नहीं जानते। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1991 के आर्थिक सुधारों पर बयान के बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने उन पर तंज कसा है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा कि 1991 में पी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार अधपके यानी कि आधे अधूरे थे। इसी पर पलटवार करते हुए चिदम्बरम ने कहा, कथित तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि 1991 के सुधार आधे अधूरे थे। भगवान का शुक्र है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी, कई दरों वाला जीएसटी और पेट्रोल डीजल पर भारी कर लगाने जैसे अधिक पके हुए और बेस्वाद भोजन को नहीं परोसा। इसके साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में बेकरी और कुकिंग का कोर्स किया है। शराब नीति को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और बीजेपी के हमलों के बीच आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई, ईडी अनावश्यक रूप से सभी को परेशान कर रही है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि शराब घोटाला क्या था। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि एलजी, सीबीआई, बीजेपी सभी ने घोटाले की जो कीमत बताई है वो अलग अलग बताई है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया ये वास्तव में क्या था। भाजपा नेताओं में से एक का कहना है ये 8000 करोड़ रुपए का घोटाला है, एलजी कहते हैं ये 144 करोड़ रुपए का घोटाला है और सीबीआई की एफआईआर कहती है कि 1 करोड़ का घोटाला है। मुझे समझ में नहीं आता है कि शराब घोटाला क्या है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा देश भर में सभी को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बता दें, आज शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी ने पूरे भारत में 40 स्थानों पर तलाशी ली है। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कुछ देर के लिए दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन बाद में वो वापस तीसरे नंबर पर लौट गए। ये जानकारी अमीर लोगों की सूची जारी करने वाली मीडिया कंपनी फोर्ब्स ने दी है। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी ने कुछ देर के लिए अमेज़न के बॉस जेफ बेजोस और लुई वुइटन के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्नोल्ड दूसरे नंबर पर वापस आ गए। मौजूदा समय में अडानी की संपत्ति 154.7 बिलियन डॉलर है। उन्हें मौजूदा दौर के अरबपतियों की सूची में कुछ देर के लिए दूसरे नंबर पर दिखाया गया था।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।